जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है। अब इस वाली क्लास में हम लोग कुछ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो विदाउट एक्सपांडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब ये जो तीन डिटर्मिनेंट दिया गया है उसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी, ये हमको प्रूव करना है और कोई भी एक्सपांशन वगैरह नहीं करना है। तो चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या मान लेते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसको ये के बराबर मान लेते हैं। ये जो पहला जो डिटर्मिनेंट है ये उसको एक के बराबर हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ओके। तो ये इसके अंदर पूरे एंट्रीज है ये वाले। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम करो, कॉलम को रो कर दो, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। ठीक है, तो ये जो पहला जो रो है अब वो बन जाएगा पहला कॉलम बराबर। तो P माइनस क्यू, मतलब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो ये होगा P माइनस आर। सही सही है, ये पहला रो पहला कॉलम बन गया। अब दूसरा जो रो है दूसरा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो ये होगा जीरो और ये होगा क्यू माइनस आर। फिर जो तीसरा रो है आर माइनस पी, फिर आर माइनस क्यू और ये होगा जीरो। ये होगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। अब ये हमने जब रूल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि ये का और ये ट्रांसपोज का जो आंसर आता है डिटरमिनेंट में वो सेम ही आता है। बराबर है क्या, ये और ये ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट आता है वो सेम ही आता है। इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ है वो सेम ही है। ठीक है, मतलब इसको तुम ये भी लिख सकते हो बराबर। तो अब देख लो यहाँ से ये जो अब आगे जो लिखा है ना, देखो अगर यहाँ से मैं जो पहला जो ये जो रो है उसके अंदर से अगर मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, इसके अंदर से अगर माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा देख लो। यहाँ से बच जाएगा क्या क्या, ये होगा जीरो और यहाँ पे होगा P माइनस क्यू और यहाँ पे होगा P माइनस आर। पहले रो में से मैंने क्या किया, माइनस बाहर निकाल दिया। हमने रूल देख लिया है, उसमें किसी भी एक रो में से या किसी भी कॉलम में से हम लोग कोई भी नंबर जो है कॉमन ले सकते हैं। पूरे एंटायर डिटरमिनेंट से नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल सकते हैं। तो पहले रो में से हमने माइनस बाहर निकाल दिया, दूसरे रो में से भी देख लो, इसमें से भी अगर मैंने माइनस वन बाहर निकाल दिया, चलो माइनस वन यहाँ से एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा क्यू माइनस पी, यहाँ तो जीरो है वैसे, यहाँ पे बचेगा क्यू माइनस आर। तो ये बन जाएगा। और अब तीसरी बार क्या कर लेता हूँ मैं, तीसरी बार अब यहाँ से ये जो तीसरा जो रो है उसमें से भी एक माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये माइनस वन बाहर आने के बाद क्या होगा, ये आर माइनस पी बचेगा यहाँ पे और ये आर माइनस क्यू होगा और ये जीरो हो जाएगा। सही है क्या। तो देख लो ये कितना हो रहा है, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार आया, ये आया तीन बार। इसका मतलब कितना होगा कि ये माइनस हो जाएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट है ना ये वाला, देख लो ये जो डिटर्मिनेंट है अब ये इसके बराबर ही है। देखो जीरो P माइनस क्यू P माइनस आर, क्यू माइनस पी जीरो क्यू माइनस आर माइनस पी आर माइनस क्यू और जीरो। इसका मतलब ये है तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा डिटर्मिनेंट। ये समझ मेरी बात आपको। अब इधर क्या लिखा था, ये ट्रांसपोज लिखा था और ये ट्रांसपोज तो हमने ऑलरेडी किसके बराबर बोला है, ए के बराबर बोला है। तो ये इक्वल्स टू माइनस ए हो गया। इसका मतलब माइनस इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। मतलब हो गया कितना, टू टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। इसका मतलब हो जाएगा ए की वैल्यू जीरो। बस हो गया, ये का जो वैल्यू है वो जीरो है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर तुम सॉल्व करने जाते इसको तो बहुत लेंदी पड़ जाता। वैसे देखो ना ये बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन रूल के हिसाब से हमने एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया। ओके ओके, तो सेकंड को भी देख लेते हैं। बी बी जो पार्ट है उसमें इसको किसी भी एक मैट्रिक्स के बराबर हम लोग सपोज कर लेते हैं। बी इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे 41 है, 1 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 79 और यहाँ पे हो गया 7 और ये होगा 9 और इसके बाद यहाँ पे है 29 और ये होगा 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब क्या करो कि कोई भी रूल लगा के हम लोग क्या करना है, मतलब एक्सपांशन नहीं करना है। इसका आंसर जीरो आने वाला है तो वो बोल ही दिया उसने। तो हमको बस क्या करना है कि इसका आंसर जीरो लाने के लिए ऐसा कुछ, मतलब एक तो पूरा एक एंटायर रो जीरो होना चाहिए या फिर एंटायर कॉलम जीरो होना चाहिए या फिर दो रो सेम हो जाए या फिर दो कॉलम सेम हो जाए, ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा हमको। तब जा क्या होगा कि ये इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो आएगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं देखो, एक तो ये यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 79 है, किसी भी को भी यूज़ कर लो तुम। तो जो बेस्ट रहेगा वो यूज़ कर लो। अगर मैं इस कॉलम 1 को और इस कॉलम 3 को अगर देख लूँ तो अगर मैं इसको अगर 4 से करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ से मतलब मैंने क्या किया कि C3 को मतलब कॉलम 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने क्या किया कि C1 में से मतलब फर्स्ट कॉलम से घटा के इसको C1 में स्टोर कर रहा हूँ। तो ये ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं किसके ऊपर, C1 और C3 के ऊपर। ठीक है, तो देख लो किस में चेंज होने वाला है, C1 में चेंज होने वाला है। तो ये जिसमें चेंज नहीं हो रहा उसको जैसे कि वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यही ऑपरेशन क्यों कर रहा हूँ मैं, ये आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है बोलो पहले तो। यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 40 होगा बराबर। तो 40 और -40 कितना आ गया, ये तो आ गया 1। चलो लिख ही दो ना इसको। यहाँ पे कितना होगा 72, 79 -72 कितना हो गया 7 हो गया ना, ये 7 हो गया। मतलब ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों सेम हो गए तो शायद ये नीचे वाला भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो ये कितना, इसको तीन कितनी से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 8 से, तो 24 हो गया ये। तो 79 - 24 कितना, 29 - 24 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देख लो ये जो पूरा रो है, ये जो पूरा रो है और ये सॉरी ये पूरा जो कॉलम है और ये जो पूरा कॉलम है वो दोनों सेम बन गया। और हमारे पास रूल ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है बराबर। तो इसका भी आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो मुझे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सीधा सीधा हमारा ऐसे आ गया बराबर। ओके, अब ये वाला भी कर लेते हैं, ये तीसरा वाला। देखो तीसरे वाले के लिए क्या है, इसको थोड़ा कॉपी करके मैं इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो अब इसमें क्या है कि ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा को हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है ये आपको मालूम है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट था, ये Z³ = 1। इस इक्वेशन के जो जो रूट्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं, ये पहला आता है 1, फिर आता है ओमेगा, फिर आता है ओमेगा स्क्वायर, बराबर है क्या। मतलब ये 3 इसके रूट्स आते हैं। ठीक है, और ये था पहला ओमेगा का। अगर वैल्यू देखने की बात कर रहे हो तो ओमेगा कितना आएगा, -1 प्लस आएगा √3 ना, 3i/2। और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 - √3i/2 ऐसा होता है ना ये। तो ये दो रूट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये चीज़ होती है। फिर इसके बाद तीसरी बार क्या होता है, ओमेगा का क्यूब कितना होगा वो हमेशा 1 होगा। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा वो हमेशा 1/ओमेगा होगा। ओमेगा कितना होगा 1/ओमेगा स्क्वायर होगा ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या बोला कि 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर कितना आता है, हमेशा ही 0 आता है, बराबर है क्या। ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, शायद इसी रूल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो थर्ड वाला है इसको कैपिटल C बोल देते हैं, और ये डिटरमिनेंट जो भी इसके अंदर क्वांटिटीज़ है 1 प्लस, चलो 1 प्लस नहीं 1, यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है ओमेगा है, फिर ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये 1 और ये होगा ओमेगा। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर वाला लग रहा है वैसे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे आया, ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया, 1 आगे चला गया, फिर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, ओमेगा आगे चला गया। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर जो हमने सर्कुलेंट देखा था ना, उस टाइप का ही प्रॉब्लम है वैसे। अगर उसके फैक्टर डायरेक्ट मालूम है तो भी चलेगा, नहीं मालूम है तो भी चलेगा, अभी हम लोग बना ही लेंगे। देखो अगर मैंने क्या किया कि C1 के अंदर मतलब इस कॉलम 1 के अंदर है, फिर रो 1 के अंदर किसी में भी करो, रो 1 के अंदर भी चलेगा। रो 1 के अंदर हमने क्या किया, R1 + R2 + R3 कर दिया ऐसे। मतलब तीनों रो को ऐड करके हमने R1 में रख दिया। तो क्या होगा देखो, ये होगा 1, फिर आएगा ओमेगा, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा ये दोनों तीनों की एडिशन ऐसे होगी। फिर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे आएगा ओमेगा, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा 1, फिर इधर कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा, ऐसे आने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये जैसे कि वैसे ओमेगा रहेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा ओमेगा। अब देख लो ये जो नंबर है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, ऑलरेडी बोल दिया हमने 0 आएगा। फिर इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिटरमिनेंट है, उसके फर्स्ट रो के सारे एंट्रीज कितने हैं,
जीरो 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 है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इसकी अलॉन्ग अगर एक्सपांड करोगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। और इसे हमने ये रूल में भी लिख दिया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर एक एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो बस प्रूफ हो गया, इसका आंसर जीरो आएगा। तो हमने कोई भी मतलब इसको एक्सपेंशन किया नहीं है, बस रूल के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया है और ये जीरो आ गया, ऐसा प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी पहला कॉलम है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी दूसरा कॉलम हो गया, सी स्क्वायर बी ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए ये तीसरा कॉलम है। और ए बी सी जो है बिलोंग्स टू आर है, ऑल डिफरेंट है और कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का आंसर जीरो आएगा। ओके, तो कैसे करें? देखो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे डेल्टा। अब सीधी सी बात है, हम लोग इससे तो नहीं जाएंगे, मतलब एक्सपांशन तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ शॉर्टकट मतलब कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देख लो फिर कितना आएगा। देखो यहाँ पे बी सी दिख रहा है तुमको, यहाँ पे बी सी दिख रहा है और यहाँ पे बी सी दिख रहा है। तो तुम क्या करोगे, बी सी को कॉमन ले लो पहले रो में से। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इतना बच गया। ठीक है, तो ये पहले रो में से इतना बच गया। फिर दूसरे रो में क्या दिख रहा है तुमको, सी ए और यहाँ पे भी सी ए है। तो सी इंटू ये कॉमन ले लिया तुमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा सी और यहाँ पे बचेगा ए। फिर इसके अंदर ये भी और ये भी दिख रहा है, तो तुमको ये भी को कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब ए बी को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा बी, ऐसा बच गया। तो इसका मतलब देख लो ये कितना हो गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ये तो आ गया कॉमन। और ये जो है, ये जो डिटरमिनेंट है ए बी सी ए सी ए बी, अगर लास्ट क्लास अगर आपने देख लिया है तो उसके अंदर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सर्कुलेंट बोल रहे थे। ठीक है ना, ये एक डिटर्मिनेंट है। और इसमें कैसे एंट्रीज है, पहला रो जो है उसमें कैसा है कि पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी है, मतलब ए बी सी ऐसे एलिमेंट्स है पहले रो में, ए बी सी ऐसा है। फिर दूसरे एलिमेंट में कैसे है, ए को तुमने छोड़ दिया, फिर बी सी ए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी सी ए, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट कितना है, दूसरा रो जो है पहला है बी, फिर बाद में है सी और बाद में है ए। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरे में क्या है कि अब बी से स्टार्ट नहीं करो, सी से स्टार्ट करो, सी ए बी ऐसा होगा। तो सी ए बी ऐसा होगा, बराबर। तो ये है तुम्हारा, ये जो डिटरमिनेंट ऐसा है। तो जब इसका हमने लास्ट वाली क्लास में इसके बारे में हमने पूरा देख लिया, इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अगर निकालना है तो अभी भी निकाल दो, या फिर ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाली क्लास से अगर याद रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके जो फैक्टर बनेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होगा इसके फैक्टर। अब डेल्टा के लिए कितना है, जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया मतलब क्या, एक तो ये नंबर जीरो होंगे या फिर ये नंबर जीरो होगा या फिर ये नंबर जीरो होगा। अब ये नंबर तो जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ए बी सी तो नॉन जीरो नंबर से बोला है, मतलब ये नंबर जीरो नहीं है। मतलब एक तो क्या होगा, ये प्लस बी प्लस सी, एक तो ये नंबर जीरो हो सकता है, या फिर ये स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ई सी का वैल्यू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि ये प्लस बी प्लस सी जीरो ही होगा बोल के, बराबर। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ए बी सी जो है ऑल डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज ऐसा बोला गया है। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया, ये अगर नंबर जीरो हो गया, ये फैक्टर अगर जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी ऐसा बन जाएगा। कैसे, बहुत ही आसान है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू से डिवाइड कर लो। टू से डिवाइड करने से होगा क्या कि ये ऐसा बन जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। और अगर ऐसा हो रहा है कि तीन
नंबर के स्क्वायर का एडिशन अगर जीरो है, 3 नंबर के स्क्वायर का अगर एडिशन जीरो है, और अगर ये रियल नंबर्स होते तो ये नंबर जीरो होना चाहिए, ये नंबर जीरो होना चाहिए और ये नंबर जीरो होना चाहिए, और तीनों के तीनों जीरो है, इसका मतलब ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी हो जाएगा। सही है, तो बस ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो इसने बोला नहीं है प्रॉब्लम में, इसलिए ये फैक्टर भी जीरो नहीं होगा और ये फैक्टर्स भी जीरो नहीं होंगे, बस ये एक ही होगा जीरो, ये प्लस बी प्लस सी इक्वस टू जीरो होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एक्स प्लस वन, एक्स और एक्स ये जो भी है ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा बोला गया है। अब इसमें तो कोई ज़्यादा मतलब समझने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है, इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसा आना चाहिए, एक्स इक्वस टू के ऐसा आना चाहिए, मतलब एक्स इक्वस टू के कांस्टेंट ऐसा आ जाना चाहिए जिसका स्लोप इन्फिनिटी हो ऐसा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, ये ऐसा कर दो, ये इसमें से ये घटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना होगा, आर वन में क्या करो, आर वन माइनस आर टू कर दो, फिर आर टू में भी क्या करो, आर टू माइनस आर थ्री कर दो ऐसे। तो क्या होगा देखो, ये जब आर वन माइनस कितना कर लिया, आर टू कर दिया, तो यहाँ पे तो वन बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर वन माइनस आर टू कर दिया ना तुमने, तो माइनस ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, फिर इसके बाद ये तो एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा, यहाँ पे एक्स प्लस ए स्क्वेयर होगा। सही है, अब इस इक्वल्स टू जीरो है, अब किसी भी एक इस रो के हिसाब सॉल्व करो या फिर इस कॉलम के हिसाब सॉल्व करो, दोनों भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे वन इंटू क्या होना चाहिए, ए इंटू होगा एक्स प्लस ए स्क्वेयर बराबर, फिर माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, कितना ये स्क्वेयर इंटू एक्स हो जाएगा। सही है, फिर माइनस और इसका एक माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये टाइम्स कितना आना चाहिए, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस ये स्क्वेयर एक्स आएगा, ये स्क्वेयर एक्स। सही है, और इक्वस्ट होगा जीरो। सही है, तो बस अब क्या कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एक सब में दिख रहा है तुमको, कॉमन निकालो एक्स को, तो जब एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, चलो एक एक काम करते हैं ना हम लोग, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये होगा ए इंटू एक्स प्लस हो जाएगा ए क्यूब, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस हो जाएगा ए क्यूब इंटू एक्स, और इक्वस्ट हो जाएगा जीरो। सही है, तो यहाँ से इन तीनों में से एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब ऐसा बच गया, और जो ए क्यूब था उसको आगे लेके जाओ तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस ए स्क्वेयर ऐसा आ जाएगा, और ये एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा कुछ आ गया, मतलब ये जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रूफ भी हो गया ये। ओके, आगे बढ़े। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रियल। अब इस डिटर्मिनेंट को देखें तो क्या है कि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें इन्वॉल्व है। जब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है तो तुम क्या करो, इसको ये के साथ कंपेयर कर लिया समझो। ठीक है, और अब इस डिटर्मिनेंट को अगर रियल डिटर्मिनेंट है, ये प्रूफ अगर तुमको करना है तो ये इस डिटर्मिनेंट को अगर रियल डिटर्मिनेंट है प्रूफ करना है, तो इसका मतलब रियल, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुमको ये मालूम ही होगा ना, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको हम लोग प्योरली रियल कब बोलते हैं, इसको प्योरली रियल कब बोलते हैं, जब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो कॉन्जुगेट है, हाँ इसका जो कॉन्जुगेट है ये खुद के बराबर आ जाए तो बराबर, तब जा क्या होगा कि जेड जो होगा रियल होगा। और अगर इसी का कॉन्जुगेट अगर माइनस जेड के बराबर आता है तो क्या होगा, ये होता है प्योरली इमेजनरी, बराबर है क्या, ये होगा प्योरली इमेजनरी और ये होगा इसमें प्योरली रियल। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ये प्योरली रियल अगर डिटर्मिनेंट है तो इसका जो ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉन्जुगेट जो है वो ये के बराबर आ जाना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमको, बस सीधी सी बात है। इसका ये कॉम्प्लीमेंट जो है या फिर ये कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए,
ये के बराबर आ जाना चाहिए। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम होगा। ये प्लस आई भी अगर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या होता है, ए माइनस आई बी ऐसा होता है। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदलना होता है। ठीक है, ओके। तो तुम क्या करो फिर अब यहाँ से ये कॉन्जुगेट निकाल दो। ये कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो -7 सिंगल नंबर है, इसका तो कॉन्जुगेट तो खुद ही नंबर आएगा। यहाँ पे जो नंबर है 5 माइनस कितना होगा 3i होगा। जो भी इमेजिनरी नंबर है उसका साइन हमको बदलना पड़ेगा। तो 2/3 और यहाँ पे आएगा +4i ऐसे होगा ये। सही है। यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 प्लस हो जाएगा 3i। जो भी इमेजिनरी नंबर है उसका हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस हो जाएगा 5i और यहाँ पे 2/3 माइनस हो जाएगा 4i और ये होगा 4 प्लस हो जाएगा 5i और ये होगा 9। बस ये हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा इसका कॉन्जुगेट। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो कॉन्जुगेट आया क्या ए के बराबर आ रहा है क्या देखना पड़ेगा तुमको। अगर ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा ये प्रूफ हो गया कि ये जो है जो मैं डिटरमिनेंट है वो रियल है। लेकिन ये जो डिटरमिनेंट है वो इसके बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे 5 + 3 आए तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है। तो तुम क्या करो इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो एक बार। ये जो डिटर्मिनेंट है उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम करना होता है, कॉलम को रो करना होता है। तो ये -7 फिर होगा ये 5 माइनस 3i ऊपर आएगा और 2/3 प्लस हो जाएगा 4i ये आ गया ऊपर। 5 प्लस होगा 3i और यहाँ पे होगा 8 और ये होगा 4 माइनस 5i। फिर इधर से कितना आएगा 2/3 माइनस हो जाएगा 4i, 4 प्लस हो जाएगा 5i और होगा ये 9। बस ये होगा इसे। तो अब ये कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट में हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसका जो ट्रांसपोज का जो वैल्यू आता है और खुद का जो वैल्यू आता है वो सेम ही आता है। मतलब डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज और वो जो खुद जो डिटरमिनेंट है वो दोनों सेम ही होते हैं। और देखा जाए तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है और ये जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये ट्रांसपोज ये जो कॉन्जुगेट जो है वो ये ट्रांसपोज के बराबर है और ये ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्जुगेट जो है वो ये के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, प्योरली रियल है। बराबर है क्या, तो प्योरली रियल है। अगर चेक करना है तुमको तो इसको सॉल्व करके देख लो अपने डायरेक्ट मेथड से। तो ये क्या होगा, ये हमेशा ही प्योरली रियल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ ये आर इक्वल्स टू कितना है कॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई का पावर 1/9 है तो तुमको इस जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आएगी वो बताना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो ई का पावर आई थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस होता है आई इंटू साइन थीटा। बराबर ना। तो इसका मतलब ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, थीटा कितना है इसमें 2r पाई है, यहाँ पे 2r पाई है। मतलब तुम्हारा ये आर एक्चुअली है क्या, ई का पावर कितना है 2r पाई ऐसा है और ब्रैकेट का पावर कितना था इसका 1/9। इसका मतलब तुम्हारा ये आर जो है वो कितना ई का पावर 2r पाई डिवाइडेड बाई कितना होगा 9 ऐसे होगा। और यहाँ पे आई भी आना चाहिए, यहाँ पे आई भी रहेगा। ठीक है। तो मतलब तुम्हारा ए आर जो है अब इतना बड़ा लिखने के बजाय तुम इतना लिख सकते हो उसको। ठीक है। ये डी मोवर्स थ्योरम जो हम लोग देख रहे थे ना वो वाला चीज़ है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या अभी तुम्हारा ये जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर ये एंट्रीज देखो वन आर की वैल्यू कितनी इसमें 1 है। मतलब ये जो होगा ई का पावर आई 2 पाई डिवाइड बाई 9 ये होगा तुम्हारा। बराबर है क्या। फिर दूसरा ये 2 मतलब कितना होगा ई का पावर आई ये होगा 4 पाई डिवाइडेड बाय होगा 9। फिर ई का पावर कितना आएगा आर की वैल्यू कितना है 3 है मतलब हो जाएगा आई इंटू होगा 6 पाई डिवाइडेड बाई 9 होगा। सही है। तो ये होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्लोज और इसकी वैल्यू तुमको कितना है प्रूफ करना है 0 आएगी। ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा पहला रो। अब दूसरे रो में ये 4 चाहिए तुमको, ये 4 मतलब कितना आएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ई का पावर हो जाएगा आई इंटू 8 पाई डिवाइडेड बाई 9। फिर ये 5 चाहिए, ये 5 मतलब कितना ई का पावर आई 10 पाई डिवाइडेड बाय होगा 9 और ई का पावर कितना आएगा आई
और ये होगा 12 पाई डिवाइडेड बाय होगा 9। फिर इसके बाद 7, तो कितना होगा ई का पावर 14 पाई डिवाइड बाय होगा 9, और ई का पावर हो जाएगा आई 16 पाई डिवाइड बाय 9 रिस्पेक्टिवली। इसके आगे क्या होगा, ई का पावर आई इंटू कितना होना चाहिए, ये होगा 18 पाई बाय 9, ऐसे होगा। और इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देख लो ये जो सेकेंड जो है, सेकेंड जो रो है उसमें से मैंने क्या निकाल दिया, ई का पावर आई 6 पाई बाई 9, ये अगर बाहर निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस ये निकालने से ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो भी है उसको तो वैसे के वैसे तुम गिन लो। ठीक है, जैसे वैसे कॉपी कर लो। यहाँ से कितना 6 पाई बाई 9 तुमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, ई का पावर आई 2 पाई बाई 9 बचेगा। फिर यहाँ से 6 पाई बाई 9 चला गया, तो इधर से कितना बनना चाहिए, 4 पाई बाई 9 इतना बचेगा। और यहाँ से ई का पावर आई 6 पाई बाई 9 ये बच जाएगा। सही है, और नीचे जैसे कि वैसे लिख दो ये। अब ये जो डिटर्मिनेंट बना, अब इसमें जो फर्स्ट रो है देखो कितना है, 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, 6 पाई बाई 9, और यहाँ पे भी 2 पाई बाई 9 है, 4 पाई बाई 9 है और 6 पाई बाई 9 है। इसका मतलब इसका फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका आंसर हमेशा ही 0 आ जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम होते तो इसका आंसर 0 आ जाता है, यही रूल है। और यहाँ पे दो रूल सेम हो गए तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बराबर है, तो ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, रूल के हिसाब जाते तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ये जो दो डिटर्मिनेंट का जो एडिशन है वो 0 आएगा। तो शायद ऐसा हो रहा होगा कि इसका आंसर जो भी आ रहा है, मतलब मान लेते कितना, एक 1000 कुछ आ रहा है, तो इसका शायद -1000 आएगा, तो दोनों की एडिशन कितना आ रही है, 0 आ रही है, ऐसा हो रहा होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो डिटरमिनेंट है सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों की एडिशन 0 है ये बताना पड़ेगा। एक तो तुम्हारे पास ये तरीका है, एक तो तुम ये करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि देख लो इसमें जो एलिमेंट्स है ना, 103 इसमें दिख रहा है, यहाँ पे भी 103 है, यहाँ पे 111 है, 104 है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है। तो तुमको क्या करना है कि बस ये जो एलिमेंट को अरेंज कर लो और ये सीधा सीधा इसके बराबर दिखाओ। तो शायद ऐसा हो रहा होगा कि ये डिटर्मिनेंट जो है ऐसा ही बने और माइनस का साइन बीच में आ जाए, तो एग्जैक्ट दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा, ऐसा वो हो सकता है। तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 103 जो है वो सबसे ऊपर वाला रो में चाहिए, बराबर क्या, और यहाँ पे कितना है, सबसे नीचे वाले रो में है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो क्या करो कि R1 को और R3 को इंटरचेंज कर लो तुम। ठीक है, और जैसे ही तुम इंटरचेंज कर रहे हो तो क्या होगा कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो जो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो बदल जाता है, यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 115, फिर आएगा यहाँ पे 114, और यहाँ पे आएगा 103। फिर ये बीच वाले में हमने कुछ चेंज नहीं किया था, तो 108 का 108, फिर 106 का 106, और 111 का 111, और यहाँ पे कितना है कि 113, फिर यहाँ पे 116, और 104 का 104, ऐसा था ये। बराबर है क्या, ये माइनस बाहर आ गया। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो 103 है ना, यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो में चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो का। तो इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी C1 को एंड C3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सही है क्या, और हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि किसी रो को चेंज करो या फिर कॉलम को चेंज करो, साइन तो हमेशा पलटने वाला ही है। दो रो को या दो कॉलम को चेंज करते तो हमेशा साइन पलटने वाला है, तो इसका ऑलरेडी माइनस हो गया था, तो ये C1 और C3 को इंटरचेंज करने से फिर से एक बार माइनस हो गया, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना रहा देख लो ये, तो ये बनेगा 103, यहाँ पे आएगा 111, फिर आएगा यहाँ पे 104, बराबर। जो C3 है वो C1 में आ गया, फिर C1 जो होगा वो क्या आएगा, C3 में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा कि 115, फिर 108, और ये होगा ये 113, और यहाँ पे जो है 114, 106, और ये 116, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अब इसका तो काम हो गया, 103, 111, 104 ये तो आ गया बराबर, लेकिन यहाँ पे 115 है, यहाँ पे 114 है, मतलब अब बात रह गई है सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करने की। तो तुम क्या करो, फिर C2 को एंड C3 को फिर से एक बार इंटरचेंज करवा दो। C2 को और C3 को फिर से एक बार इंटरचेंज करवा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका साइन फिर से एक बार चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो इसमें तो वैसे के वैसे रख दो ये बराबर। इन दोनों को चेंज करना था, तो 115 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 108 आ गया, फिर 113 आ गया, फिर यहाँ पे 114, फिर 106 और 116 ऐसे आ जाएगा। और देखा जाए तो ये जो डिटर्मिनेंट है और ये जो डिटर्मिनेंट है दोनों तो सेम ही है, और दोनों का साइन भी, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो इसलिए इस इन दोनों का जो आंसर आएगा 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा और इसका आंसर जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, और बीच में माइनस है तो इसका और इसका आंसर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो बस ऐसे आपको डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व करना उतना ईजी नहीं था, क्योंकि ये 103 इंटू 108 इंटू 116 ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है वैसे। ठीक है, तो रूल के हिसाब से लेकिन ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट √13 प्लस √3, √15 प्लस √16, 3 प्लस √65 और 2√5 ऐसा कोई है, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। तो तुमको क्या करना है कि इसका समेशन, मतलब इसका जो वैल्यू है कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम क्या करो कि इन दोनों की एडिशन करो दो, मतलब ये जो एडिशन है उसको सेपरेट कर दो। तो एडिशन कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे दो डिटरमिनेंट में इसमें पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दो डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो सिंगल एंट्रीज है उसको तो एक ही बार रख देंगे, 2√5 और यहाँ पे 5 और ये होगा √15, फिर यहाँ पे √5, यहाँ पे √10 और ये होगा 5, यहाँ पे भी 2√5, फिर यहाँ पे 5 आएगा, √15 और यहाँ पे कितना आएगा √5, ये होगा √10 और ये होगा 5। अब इसमें से एक एक को इसको दे दो और एक एक को इसको दे दो, ऐसा चलो। ठीक है, लेकिन अब देंगे कैसे, ये √13 √15 और 3 अगर मैं इसको दे देता हूँ, और √3 √26 और √65 अगर इसको देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो फ़ायदा तो कब होगा पता है, जब मैं √13 को, √26 को और √65 को अगर मैं साथ में लेता हूँ तो। ठीक है, ऐसा अगर लेता हूँ तो क्या होगा कि इसमें से √13 जो है कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये √13 को और यहाँ पे √15 लेने के बजाय √26 को और ये √65 को कॉमन ले रहा हूँ। सही है, इसके बाद यहाँ पे कितना ले लूँगा, अब जो बच गया √3 √15 और यहाँ पे 3 ये कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे √13 इसमें से कॉमन निकलेगा, तो √13 को तुम बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बच गया, ये बच गया 1, यहाँ पे होगा √2 और यहाँ पे होगा √5, बराबर है। ओके, अब यहाँ से क्या करो तुम, √5 को कॉमन ले लो, यहाँ से √5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे √5 एक और बार बाहर आएगा इधर से, और इधर से भी कितना आएगा, इधर से भी √5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा √5 और यहाँ पे बचेगा √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2 और यहाँ पे बचेगा √5, ऐसे बचने वाला है। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो C1 है और C3 जो है ये दो कॉलम तो कैसे भी सेम ही है, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो गया। सही है, इसका आंसर 0 हो गया। अब इधर से देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखो इसमें से कितना कॉमन लेने वाले हो तुम लोग, ये √3 कॉमन ले लो, इस पूरे कॉलम में से √5 कॉमन ले लो, इस पूरे कॉलम में से फिर से √5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बचेगा √5 और यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे √5 और ये √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2 और यहाँ पे √5, ये बच जाएगा ऐसे। सही है, तो अब क्या करेंगे, इसका तो 0 आंसर आ गया, अब इसको ही सॉल्व कर देना है तुमको इधर वाले को। तो इक्वल्स टू, तो 0 है तो इसको तो छोड़ दो, यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा 5√3 ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो कि यहाँ पे √5 और √5 दिख रहा है तुमको, यहाँ पे भी √5 दिख, √3 और √3 दिख रहा है ना, तो तुम सीधा सीधा क्या करो कि C1 में से C2 को घटा दो, C1 में से C2 को घटा दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, ये √2 है और यहाँ पे √5 है।
बराबर। सॉल्व कर लो। अब इसको कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5 × √3 का 5 × √3। तो इस रो के हिसाब से, इस कॉलम के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, इस वर्टिकल कॉलम के हिसाब से। तो ये होगा -1 टाइम्स कितना आना चाहिए देख लो ये। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा √6। बस ये होगा। तो कितना आ रहा है देख लो ये। माइनस को भी इसको इसमें अंदर ही डाल देते हैं, तो कितना होगा ये √6 माइनस हो जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 × √3। बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये ऐसा सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, मतलब अगर तुम सीधा सीधा यहाँ से सॉल्व कर लेते ना तो थोड़ा बहुत लंबा पड़ जाता है ये। तो थोड़ा रूल्स अगर यूज़ करके सॉल्व करेंगे ना तो ये इजी पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवेल्युएट। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। 18 है, 40 है, 89 है, फिर 40 है, 89 है, 198 है, फिर 89 है, 198 है, 440 है। ये सर्कुलेंट वाला नहीं है वैसे। अगर सर्कुलेंट वाला होता तो ये 40 इधर आ जाता, 89 इधर आने के बाद ये 18 ही आगे आ जाता। ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग ही नंबर आ गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। अब सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये टी आ जाएगा। ये टी इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। एक तो ये चलेगा, या फिर क्या चलेगा, यहाँ पे 18 है, 18 चलो जो भी है वो कर लो। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये 18 को 89 के आसपास लेके आना है। तो 18 × 6 करके देख लो कितना आता है। तो 8 संग 48, 6 4 12। तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 18 × 4 करके देख लो। तो 4 करने से कितना आएगा, 8 चौक 32, और 1 4 4 72 बचेगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो शायद ये नज़दीक है इसके। तो तुम क्या करो कि पहले ऑपरेशन में क्या करो कि C2 को C2 के अंदर चेंज कर लो, नहीं तो पहले तो C3 में चेंज कर लो। C3 में कैसे चेंज करोगे, C3 -2 टाइम्स ऑफ C2 कर दो। सही है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो नंबर से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कर लो कि C2 में चेंज करवा दो। तो सबसे पहले तो तुम इसमें चेंज कर दो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 9 बराबर। C3 मतलब ये 89 माइनस 80 कितना होगा, ये होगा 9। फिर ये इसका डबल कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, तो ये होगा 8, ये 8 2 16 17, 179 है। और इसमें कितने से घटाना है, 189 में से 198 में से घटा देना है। तो ये होगा 0 और ये होगा 2, तो 20 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका डबल कितना आ रहा है देख लो, ये 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 के 19, फिर 2 और 1 3, तो इतना 396, और 440 में से घटा देना है। तो यहाँ पे होगा 4, और ये 13 -9, तो ये भी होगा 4। सही है, तो यहाँ पे बचेगा कितना तुम्हारा, 44 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो तुम, इसका डबल, इसका डबल कितना आ जाएगा, 18 इंटू हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, और ये होगा कितना 36 होगा। मतलब इसका डबल इसमें से घटा दो फिर। अब मतलब क्या करो कि C2 में से क्या करना है, C2 - 2 इंटू C1 कर देना है तुमको। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो 18 का 18 रहेगा, ये 40 का 40 रहेगा, और ये 89 का 89 रहेगा। तो 40 - 36 तो कितना होगा, ये 4 होगा। फिर यहाँ पे होगा 9, फिर इसका डबल कितना होगा, इसका डबल जो होगा 8 दूनी 16 17, 9 दूनी 18, तो ये होगा 9 दूनी 18 मतलब 8, और ये होगा 17, 178 होगा। मतलब ये 20 होगा शायद, ये यही बनेगा, ये होगा 20 ऐसे। तो थोड़े से नंबर जो है रिड्यूस हो चुके हैं अभी। अब इसके बाद क्या करो, फिर से एक बार ये जो इसका डबल करके इसमें से घटा दो। इसका डबल करके इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा कि ये फिर से शुरू हो जाएगा। देखो इसका डबल मतलब क्या है कि C1 में से क्या करना है कि 2 इंटू C3 कर देना है तुमको। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या कि ये 18 होगा, ये 18 घट के ये 0 हो जाएगा। फिर ये 40 होगा, 40 - 40 ये भी 0 होने वाला है। ये कितना होगा, 88 होगा शायद। तो 89 - 88 तो ये होगा सीधा सीधा 1, और इसमें कितना होगा 4, ये होगा 9। चलो इसमें भी ये भी कर सकते हैं, इसमें भी 9 होगा, और इसमें भी होगा 20। एक और ऑपरेशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या कि C3 में क्या करूँगा, C3 - 2 टाइम्स ऑफ C
2 कर दूंगा तो कितना होगा ये 9 माइनस 8 तो हो जाएगा ये 1। फिर 20 माइनस 9 दूनी 18 कितना 20 माइनस 18 मतलब हो जाएगा 2 और ये होगा 40 तो यहाँ पे आएगा 4। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये अभी इजी बन गया है। तो सॉल्व किसके हिसाब से करेंगे, इस पहले कॉलम के हिसाब से करेंगे। तो 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, माइनस 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, और ये 1 इंटू 1 को ये वो कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो छोड़ना पड़ेगा। तो 1 इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये 9 इतना बचेगा। तो 8 माइनस 9 मतलब कितना आएगा -1। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। सही है। तो तुमको ऐसे अगर करोगे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो ये ऐसे बड़े बड़े जो डिटरमिनेंट है वो भी इजी लगने लगेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।